साथियों नमस्कार। मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम और आप अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से संबंधित सारे प्रावधानों का बहुत गहराई के साथ अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। आज की हमारे चर्चा में हम जो आपके सामने चर्चा करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट इसको माना गया है, उस पर इनकम टैक्स के कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, टैक्स की रेट क्या होगी, उस पर इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स लगेगा या एओपी के हिसाब से टैक्स लगेगा, उनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है या नहीं है, ऑडिट अगर उनको कराना है तो किस फॉर्म में होगा, उनका ऑडिट फॉर्म नंबर 10B में होगा या ऑडिट का जो जनरल फॉर्म होता है उसमें होगा, उनके ऊपर आईटीआर के क्या प्रावधान होंगे, उनको आईटीआर 5 में अपना रिटर्न फाइल करना होगा या आईटीआर 7 में अपना रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट किस किस को मान सकते हैं। तो साथियों, अब हम आगे चलते हैं। तो आज का हमारा जो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में जो आज हम चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का सेक्शन 12AB में जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उससे संबंधित ये वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के टैक्सेशन पर है। ऐसी वीडियो आपको देखने को बहुत कम मिलेंगी, इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो साथियों, सबसे पहले तो हम अपनी चर्चा में देखेंगे कि अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट कौन कौन सी होती हैं, किस किस ट्रस्ट को हम अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट मान सकते हैं। आपने ये साथियों आपने ये देखा होगा कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में तमाम ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च व ऐसे बहुत सारे सामाजिक संस्थान व धार्मिक संस्थान हैं जो आज भी रजिस्टर्ड नहीं हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जितने भी संस्थान हैं वो संस्थान सोसाइटी एक्ट में तो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वो संस्थान ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या वो सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड हो सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि वो सेक्शन 12AB में या सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड ना हो। तो जब तक ऐसे संस्थान इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनको अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट ही माना जाता है। तो हमारे पास ऐसे तमाम इस तरीके के लोग आते हैं। आपने देखा होगा डेली दिनचर्या में लोग आते हैं, इनके पास काफ़ी पुराने ट्रस्ट हैं, किसी के पास 70 साल पुराना ट्रस्ट है, किसी के पास 50 साल पुराना ट्रस्ट है, लेकिन ना तो उनके पास ट्रस्ट डीड की कॉपी होती है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होती हैं। उनके पास केवल उनका अकाउंट खुला हुआ होता है बैंक का, उस बैंक खाते में वो थोड़ा बहुत डोनेशन ले लेती हैं या थोड़ा बहुत डोनेशन वो नकद में ले लेती हैं। उन्होंने अपना, हो सकता है बहुत से लोगों ने पैन कार्ड बनवा रखा हो, बहुत से लोग ट्रस्टों ने पैन कार्ड नहीं बनवा रखा हो, जिन लोगों ने पैन कार्ड बनवा भी रखा है तब भी उनको कोई ऐसा विशेष फ़ायदा नहीं है, उनका TDS कटता है। उन्होंने FDR बनवा रखी है अपनी, जो भी उनके पास पैसा डोनेशन का आता है उस डोनेशन की वजह से उन्होंने FDR हो सकता है बनवा रखी हो। और बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हो सकते हैं जिनके पास पैन नंबर भी ना हो, तो बैंक वाले हो सकता है उनका 20% के हिसाब से टैक्स का डिडक्शन कर रहे हो, जिसका कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उनको ये भी अपने पता नहीं है कि उनको ITR फाइल करना है या नहीं करना है। एक आंकड़े के अनुसार हिंदुस्तान में इस समय जितने भी रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से लगभग 70 से 80% ऐसी हैं जो आज भी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2020 से एक नई स्कीम शुरू की, सेक्शन 12AB। इस सेक्शन 12AB में जो बताया गया था कि जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैं जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड थे वो तो अपने आप को रिन्यूअल उनका तो हो ही जाएगा, उनको तो रिन्यूअल कराना है। बाकी जो तमाम अनरजिस्टर्ड जो इस तरीके के ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैं जो आज तक इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, उनके लिए भी एक वो नई स्कीम लेके आई, इसको उन्होंने प्रोविजनल स्कीम का नाम दिया। ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन भी आगे आएँ और अपने आप को इनकम टैक्स विभाग में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेने पर उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। उनके जो भी पिछले सालों के ITRs हैं वो तो उनके नहीं भरे जाएंगे, केवल उनका इस समय 1 साल का ITR भरा जाएगा, असेसमेंट ईयर 21-22 का है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन आराम से हो सकता है। उनको 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो सकता है। फिर वो इस समय के बीच में अपनी जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी हैं या रिलीजियस एक्टिविटी हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से अपने अकाउंट मेंटेन करें, उनका ऑडिट करवाएं रजिस्टर्ड होने के बाद, जिससे कि आगे चल के जब उनका रिन्यूअल आए, यानी कि जब उनका प्रोविजनल के बाद रिन्यूअल कराने का नंबर आता है 2.5 साल के बाद,
उसके बाद उनसे पूरी पूछताछ होगी और पूरी पूछताछ होने के बाद ही उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ये तो बात रही जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो अनरजिस्टर्ड है। अब हमारे पास कुछ इस तरीके की समस्या सामने आ सकती है जो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट जो 1 अप्रैल 2021 को रजिस्टर्ड है सेक्शन 12 AB में। हो सकता है कि उनको जो गवर्नमेंट ने अभी तक डेट दी थी 30 जून तक की डेट दी थी, 30 जून 21 तक उनको अप्लाई करना था फॉर्म नंबर 10A में, लेकिन गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 तक कर दिया है। बहुत सारे हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं कि जो इस बात पे आ जाएं कि भाई हमको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराना है, हमको अपना रजिस्ट्रेशन यहीं छोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि अभी तक ये स्थिति थी कि उनके पास 12A का रजिस्ट्रेशन था और उनकी जो रिसीट होती थी वो 1 करोड़ से ऊपर थी, यानी कि लगभग उनकी रिसीट 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होती थी। और स्कूल की भी ऐसी स्थिति है कि उसकी रिसीट आगे आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 से गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल में भी चेंज कर दिया। उनके लिए धारा 10-23 थी, 3rd AD और 3rd AE में एक उन्होंने प्रवर्तन कर दिया कि अगर स्कूल की और हॉस्पिटल की या यूनिवर्सिटी की या मेडिकल इंस्टीट्यूशन की ग्रॉस रिसीप्ट अगर 5 करोड़ रुपए तक है तो उनको किसी प्रकार के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी प्रकार के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए केवल एक रिक्वायरमेंट है कि उनको अपना ITR फॉर्म नंबर 7 में दाखिल करना होगा। तो ऐसे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे जो अभी तक सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड थे, अब उनके सामने समस्या ये हो गई कि अब उनके ऊपर सेक्शन 10-23 3rd AD में और 10-23 3rd AE के हिसाब से उनको किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो अब उनके सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि वो अपने ट्रस्ट का 12A में रिन्यूअल कराएं या नहीं कराएं। अगर वो ये निर्णय लेते हैं 31 अगस्त के बाद कि उनको अपने ट्रस्ट का रिन्यूअल नहीं कराना है तो ऐसे ट्रस्टों का भविष्य क्या होगा। एक हमारा सेक्शन आता है 115 TD, सेक्शन 115 TD, उसकी भी हम यहाँ हल्की सी चर्चा करेंगे। उस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसके ऊपर एक्रीडेटेड जो इनकम होती है, उनकी जो एक्यूमुलेटेड इनकम होती है उस पर MMR के हिसाब से टैक्स लग जाता है, यानी कि उसकी जो भी असेट्स होती हैं उस असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू पर MMR के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर किसी ट्रस्ट ने अपना रिन्यूअल नहीं कराया है तो क्या उस पर सेक्शन 115 TD लगेगा या नहीं लगेगा। ये अपने आप में अभी एक प्रश्न है, ये प्रश्न मार्केट में इस समय बहुत चल रहा है, लेकिन इसका अभी तक समुचित उत्तर अभी किसी पर नहीं है। लेकिन मेरी जितनी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उदाहरण दिया था, मेडिकल का उदाहरण दिया था, उस केस में तो ये है कि वो 31 अगस्त के बाद सेक्शन 10-23 3rd AD और 3rd AE की एग्जाम्पशन ले लेंगे, उनके सामने कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन थे हमारे जो सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन ले रहे थे और वो 31 अगस्त के बाद उसको रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो उनको ऊपर 115 TD के प्रावधान नहीं लगेंगे और उनको केवल अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट मान लिया जाएगा और उनके ऊपर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट की तरह से ट्रीटमेंट होगा। उनको सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, यानी कि जो 85% का अभी तक वो एप्लीकेशन का जो फ़ायदा ले रहे थे वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। उनको एक कॉमन पार्लेंस में जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट से संबंधित प्रावधान होंगे उन सारे प्रावधानों का उनको पालन करना होगा। तो साथियों, ये कुछ प्रावधान मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो अनरजिस्टर्ड हमारे जो ट्रस्ट होती हैं उनकी इनकम का मुख्य सोर्स क्या होता है और उनकी इनकम पर किस प्रकार से टैक्स की लायबिलिटी आती है। इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे सेक्शन 2 सब क्लोज 24 के सब क्लोज 2nd A में। इसमें इनकम की परिभाषा बताई गई है। इनकम की परिभाषा में उन्होंने बताया गया है कि जो हमको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट को और एक रिलीजियस ट्रस्ट को जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है, उस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को उन्होंने इनकम की परिभाषा में मान लिया है। अब जब उसको इनकम की परिभाषा में मान लिया है तो चाहे हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो या हमारा ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड हो, वो दोनों ही केस में इनकम की परिभाषा में आ जाती हैं। इसके अलावा भी हमारी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट की और भी इनकम हो सकती है, जैसे रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है। तो अब हम ये देखेंगे कि इन सारी इनकम्स पर किस प्रकार से असेसमेंट होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड जो जितने भी हमारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो ये हमारा सेक्शन हेडलेस सेक्शन होता है। इसमें किसी भी
हेड के हिसाब से हम इनकम कंप्यूट नहीं करती है। यानी कि सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 13 तक के जो प्रोविज़न है वो एक स्पेशल प्रोविज़न होती हैं और उनमें हम इनकम का कंप्यूटेशन किसी भी हेड के हिसाब से नहीं करती। यानी कि उसमें कोई हेड नहीं लगता है, चाहे वो कैपिटल गेन की इनकम हो तब उस पर सेक्शन 45 नहीं लगता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम हो सेक्शन 56 नहीं लगता है। तो इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड हमारे ट्रस्ट हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, उन पर तो सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 13 तक लगता है। लेकिन जो हमारे अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं जो सेक्शन 11 में और सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके लिए हमारी जो हमारे कॉमन फाइनेंस के जो नियम है, हेड वाले जो नियम है जो सेक्शन 14 में दिए हुए हैं, तो हमको हेड के हिसाब से उनकी इनकम को कंप्यूटेशन करना होगा। जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर हमारा कोई अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसको कि रेंटल से कोई इनकम मिलती है, तो उस रेंटल इनकम का असेसमेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा। अगर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस चलाता है, तो उसकी इनकम का कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस में होगा। अगर उसने अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट ने कोई कैपिटल एसेट्स बेची है तो उसका कंप्यूटेशन सेक्शन 45 के हिसाब से होगा। उसमें इंडेक्सेशन भी लागू होगा और जो उस पर टैक्स कैपिटल गेन पे वही टैक्स उसको देना होगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट की इनकम है या अदर सोर्स की इनकम है उसका सारा कंप्यूटेशन सेक्शन 56 में होगा। तो इस प्रकार से हमने आज ये देखा कि हमारी जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उसमें हमारी जो भी इनकम होगी तो हम उसको कॉमन पार्लेंस में लेंगे और उस सारी इनकम को हम जोड़ लेंगे, उस सारी इनकम को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसमें इनकम साइड में सारी इनकम हमारी आ जाएगी। इसके अलावा अब जहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये आता है कि हमने इस इनकम को कमाने में जो पैसा खर्च किया, यानी कि अगर हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी पे हमने हाउस टैक्स का भी भुगतान किया होगा और उस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस से संबंधित भी हमने कुछ खर्चे किए होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस भी किए होंगे। इसके अलावा हमारा कैपिटल एसेट्स है तो उसकी भी हमारी कॉस्ट होगी। और हमारा अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है तो हमने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो हम खर्चे किए होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के भी खर्चे हमने किए होंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारे खर्चे हमको अलाउ होंगे या नहीं होंगे। तो जब हम सेक्शन 56 से देखते हैं तो सेक्शन 56 में ये बताया गया है कि जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम होती है उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी राशि खर्च की गई है उसको सेक्शन 57 में डिडक्शन मिल जाता है। तो जो हमको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है वो हमारी इनकम का पार्ट बनता है। तो इस हिसाब से हमको सेक्शन 57 में जो खर्चे होते हैं उन सब का डिडक्शन हमको मिल जाएगा। तो हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर हिसाब से बनाएंगे कि हमारा इनकम साइड में सारी इनकम आ गई और एक्सपेंडिचर साइड में हमारे सेक्शन 57 में हमको सारे खर्चों का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी जो नेट इनकम आएगी उस नेट इनकम पर आपको इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि उस नेट इनकम पर आपको MMR के हिसाब से भुगतान करना होगा या उसमें स्लैब रेट के हिसाब से भुगतान होगा। एक बात तो ये हुई। एक बात इसमें ये दूसरी बात ये आती है कि एक हमारा सेक्शन आया था 1 अप्रैल 2017 से सेक्शन 56 सब क्लॉज 2 और 10 यानी 56 to 10 जो सेक्शन हमारा आया था उस सेक्शन को लेकर मार्केट में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैला हुआ है। आज भी बहुत कन्फ्यूजन है। आज भी तमाम बड़े बड़े स्पीकर्सों का ये कहना है, मैं तो हालांकि उनके आगे बहुत ही अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ और छोटा हूँ भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना उन स्पीकरों का ये कहना है कि अगर आपको कोई भी रकम विदाउट कंसिडरेशन मिलती है तो वो पूरी की पूरी रकम सेक्शन 56 to 10 में टैक्सेबल हो जाएगी और उस इनकम के अगेंस्ट में आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को इंस्टीट्यूशन को कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन मिलता है तो उन लोगों का कहना ये है सेक्शन 56 to 10 के हिसाब से इसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, ये सारा विदाउट कंसिडरेशन है। तो इसलिए इसमें कोई भी इनकम, इसमें कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा और सारी जो ग्रॉस रिसीट है वो आपकी सारी ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल हो जाएगी और आपको ग्रॉस रिसीट के ऊपर पूरा टैक्स का भुगतान करना होगा। लेकिन साथियों अभी मैंने आपको ये बताया था कि हम इसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के रूप में मानेंगे और हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उस तरीके से इनकम निकालेंगे। अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि हम इसको 56 to 10 के हिसाब से इसको काउंट करेंगे तो मेरा आपसे सभी लोगों से एक प्रश्न है कि आज हम कोई भी अपना चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल के बैठे हुए हैं, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, तो हमको जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, जो भी डोनेशन हमको मिलता है, वो डोनेशन हमको किस लिए मिलता है? आज कोई जनरल व्यक्ति है, उस व्यक्ति से हम ये कहते हैं कि भाई हम एक एजुकेशन का कार्य कर रहे हैं या हम एक हॉस्पिटल का कार्य कर रहे हैं,
इस हॉस्पिटल को रन करने के लिए या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, या हमारा ऑब्जेक्ट रिलीफ टू द पुअर हो सकता है, या और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए हमको डोनेशन की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति है जो हमको डोनेशन देता है वो हमको ये सोच के देता है कि जी हमारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये एजुकेशन का कार्य कर रहा है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है, या ये हॉस्पिटल का कार्य कर रहा है, या ये रिलीफ टू द पुअर का कार्य कर रहा है, ये सर्व समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और ये सारा खर्चा उसमें अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सपेंड करेगा। तो अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब हमारा इस प्रकार से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और हम चैरिटेबल पर्पज़ के लिए ही कार्य कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली और कोई कार्य हम नहीं करते हैं, तो जो भी डोनेशन हम पे आया उस डोनेशन के साथ हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी आया। हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन ये आया कि हमको वो सारा पैसा अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ही खर्च करना है, ना कि उस पैसे का हम और कोई बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जिन लोगों का ये कहना होता है कि साहब ये पैसा मिला ये विदाउट कंसिडरेशन है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन मेरा इसमें एक मानना है कि इसमें कंसिडरेशन है, इसमें एक इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है, इसमें एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है जो कि आम पब्लिक का हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो आम पब्लिक ने जो पैसा हमको दिया है, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए पैसा दिया है कि भाई आप उसकी चैरिटी करिए, तो जो उसने हमको चैरिटी के लिए पैसा दिया है और हम चैरिटी में पैसा खर्च करते हैं, तो ये नियम कहीं भी अलाउ नहीं होगा कि हमारी ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल हो जाए और जो भी हमने चैरिटी पे पैसा खर्च किया है उसको हमको कोई डिडक्शन नहीं मिले। इस संबंध में 2-3 मेरे पास केस लॉ भी हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ITAT का भी केस लॉ है, हाई कोर्ट के भी मेरे पास 2-3 केस लॉ हैं, मैं आपको उनको शेयर कर दूंगा। तो जहाँ तक मेरी जनरल नॉलेज के हिसाब है 56/10 में अगर आपको डोनेशन मिलता है अनरजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो उसके लिस्ट में सारे खर्चे आपको अलाउ होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कई जजमेंटों में हुआ है। तो साथियों, एक तो बात ये रही कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट अगर आपका हैवी है तो आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉपर तरीके से बनाएं और उसकी जो इनकम है उसमें से आपको जो खर्चे आपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए किए हैं वो सारे खर्चे आपको अलाउ होंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारी इनकम टैक्स एक्ट की थीम है वो हमेशा इनकम पर टैक्स लगाती है, कभी भी हमारी ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हमको ग्रॉस पैसा मिला उसी ग्रॉस रिसीट पर टैक्स लगा दिया जाए। इसके अलावा अब ये प्रश्न आता है कि इसमें इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है MMR पर टैक्स लगेगा या हमको स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 का हवाला देना चाहूँगा। इस सेक्शन के तहत केवल 2 स्थितियाँ ऐसी हैं जिन पर केवल MMR के हिसाब से टैक्स लगता है, बाकी किसी भी स्थिति में MMR के हिसाब से टैक्स नहीं लग सकता। वो स्थिति पहली स्थिति है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज C और 13(1)D, यानी इन दोनों सेक्शनों की जो कंडीशंस हैं अगर उनका लोग वायलेशन कर देते हैं तो उन पर MMR के हिसाब से टैक्स लगेगा, अदरवाइज MMR के हिसाब से टैक्स नहीं लग सकता। AOP की तरह अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट पर AOP की तरह जो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। जैसे आज की डेट में जो स्लैब रेट है 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5% टैक्स है, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 20% टैक्स है और 10 लाख रुपये से ऊपर 30% टैक्स है। तो हमको उसमें स्लैब रेट का पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट मेरे को नहीं है और ना आपको होना चाहिए। तो आपको इसमें स्लैब रेट मिलेगा, कोई MMR आप पर नहीं लगेगा। MMR केवल 13(1)C में लगता है और 13(1)D में लगता है। बहुत से लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि साहब जो AOP की तरह जो हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है तो हमारे मेंबर्स के शेयर हमारे डिटरमाइंड हैं या मेंबर के शेयर हमारे अनडिटरमाइंड हैं। तो यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो स्थिति होती है वो हमको केवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में देखनी होती है, जबकि आज हमारा भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट की और इंस्टीट्यूशन की जो है मतलब चर्चा कर रहे हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में जो मेंबर होते हैं यानी कि जो बेनिफिशियरी होते हैं वो आम पब्लिक होती है, जबकि AOP में जो बेनिफिशियरी होती हैं उनके शेयर फिक्स होते हैं। तो उनमें तो हम MMR के हिसाब से भी टैक्स लगा सकते हैं या उसके हिसाब से भी टैक्स लग सकता है कम के हिसाब से। अगर जो उसके मेंबर हैं अगर किसी मेंबर की मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा की इनकम आती है तो उस पर उस हिसाब से टैक्स लगता है और उसकी मैक्सिमम अमाउंट से कम आती है तो उस पर उस हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके जो बेनिफिशियरी होती हैं, जो उनके लाभार्थी होते हैं वो पब्लिक एट लार्ज होते हैं जिनका कि ट्रस्ट की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए साथियों आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित प्रावधान कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास इस समय एक अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप लोग चाहें तो चैरिटेबल ट्रस्ट का अपना रजिस्ट्रेशन भी इस समय करा सकते हैं। 31 अगस्त तक विंडो खुली हुई है। हालांकि जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनके लिए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पूरे साल में 21-22 में कभी भी अपना ट्रस्ट को अप्लाई करें और उनको असेसमेंट ईयर 22-23 से रजिस्ट्रेशन उनका इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आज आपको ये भी बता दिया कि बहुत सारे ट्रस्ट जो 31 अगस्त तक उसको अपना एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे तो उनको भी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और आता है यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट का। जैसे हमारा जो हमारे इंस्टीट्यूशन सेक्शन 11 की जो एग्जाम्पशन क्लेम करती हैं उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नंबर 10B होता है, उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10B में दाखिल करनी होती है, जबकि अनरजिस्टर्ड के केस में ऐसा कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। उनको अपना एक जो जनरल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म होता है और उनके लिए इनकम टैक्स के हिसाब से तो कोई कंपल्सरी ही नहीं है। उनकी जिस एक्ट में भी उनकी रजिस्टर्ड है, जैसे कि उनका सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है या उनका ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है या सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो उस एक्ट के तहत जो भी फॉर्म उन पर एप्लीकेबल होता है उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट उसी फॉर्म में लगानी है, ना कि उनको फॉर्म नंबर 10B में लगानी है। और एक प्रश्न और उठता है अब यहाँ पर कि हमको ITR का फॉर्म कौन सा भरना है। तो साथियों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो जितने भी अनरजिस्टर्ड हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है उनको ITR 7 भरना है। ITR 7 इसलिए भरना है क्योंकि जब आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A को रीड करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट ये बात लिखी हुई है कि जितने भी हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं चाहे वो अनरजिस्टर्ड हैं, उन सबको ITR 7 भरना है। आप किसी भी गलतफहमी में ना रहें। बहुत सारे लोग उस समय ITR 5 भर देते हैं, लेकिन ITR 5 भरना प्रिंसिपल रूप से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ITR 5 केवल AOP के लिए ही बतलाया गया है। जब आप ITR 5 भरेंगे तो वो आपसे AOP के मेंबर्स के शेयर पूछेगा कि किस किस मेंबर का कितना कितना शेयर है। वो शेयर आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में मैंने पहले ही बताया था कि जो बेनिफिशियरी होती है वो आम पब्लिक होती है, जिसका कि कोई शेयर नहीं होता है, इसका कि ट्रस्ट की संपत्ति में कोई इंटरेस्ट किसी प्रकार का नहीं होता है। आप उन शेयरों को गलत सलत लिखेंगे, जो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी, जिसका पेन नंबर आप डालेंगे उसके नाम के आगे आप शेयर लिख देंगे, जो कि प्रिंसिपल रूप से गलत है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में आपको ITR 5 नहीं भरना है, आपको ITR 7 ही भरना है। ITR 7 भरने के बाद आपका रिटर्न भी प्रोसेस होगा, आपका रिफंड भी आएगा। आज हमने साथियों अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट से संबंधित लगभग सारे प्रावधानों को बारीकी के साथ अध्ययन करने का पूरा प्रयत्न किया है। तो अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर नटसेल में ये बता देता हूँ कि आज हमने किन किन प्रावधानों का अध्ययन किया है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट का असेसमेंट किस प्रकार से होगा, उसकी किस इनकम पर टैक्स लगेगा। तो जो भी हमको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलती हैं उसको ले लेंगे हम, जो उसकी रेंटल इनकम है उसको ले लेंगे, जो उसकी कैपिटल गेन की इनकम है उसको ले लेंगे, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है उसको ले लेंगे। उसके अगेंस्ट में जो भी हमने पैसा खर्च किया है उसके हमने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए खर्च किया है या उसके एडमिशन खर्चे के लिए जो हमने एक्सपेंडिचर किया है उसको हमको सेक्शन 57 में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी की जो इनकम होगी उस इनकम पर हमको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। हमको जो मैक्सिमम लिमिट है 2.5 लाख की, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। उसके ऊपर जो हमारे होते हैं स्लैब 5% का और 20% का और 30% का, उसी के हिसाब से हमको टैक्स का जो भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर हम 56 to 10 की बात भी करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो 56 to 10 के हिसाब से भी अगर तुम चलोगे तो उसमें भी हमको जो भी खर्चे हैं उसका डायरेक्शन हमको पूरी तरह मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 56 to 10 में जो राशि हमको मिली है डोनेशन के रूप में वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं है। उसमें हमारा एक ऑब्लिगेशन जुड़ा हुआ है, आम पब्लिक के साथ हमारा एक वायदा है। हमने आम पब्लिक को एक वायदा किया है, जो भी पैसा हम आपसे ले रहे हैं उस पैसे को हम चैरिटेबल पर्पज़ के लिए एक्सपेंड करेंगे। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये पैसा हमको विदाउट कंसिडरेशन है, इसमें हमारा बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन जुड़ा हुआ है। तो अगर 56 to 10 के हिसाब से भी आप चलोगे तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी हमको इसमें खर्चे की डायरेक्शन पूरी तरह से मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे पास 2-3 केस लॉ भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑडिट रिपोर्ट का कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। आपको इसमें अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के केस में भूल कर भी फॉर्म नंबर 10B में ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करनी है। आपको एक जो जनरल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है उसी में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को करवाना है और ऑडिट अपनी फाइल करनी है। इसके अलावा एक बात और है कि ग्रॉस रिसीट हमारी कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकती। ऐसा कहीं इनकम टैक्स में कोई प्रावधान नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी ग्रॉस रिसीट ही हमारी टैक्सेबल हो जाए।
और अनरजिस्टर्ड के ट्रस्ट के केस में हमको ITR 5 नहीं भरना है, हमको ITR 7 ही भरना है। आप चाहो तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A का भी 4A को रीड कर सकते हो। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के केस में हमारे ऊपर MMR के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा, हमको जो भी हमारे स्लैब रेट हैं उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। इसके लिए मैंने आपको सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 का भी हवाला दिया था। तो साथियों, आज हमने अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट से संबंधित लगभग सारे प्रावधानों को बारीकी के साथ अध्ययन करने का पूरा भरसक प्रयत्न किया है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट से संबंधित हो, उसके टैक्स से संबंधित कोई आपके डाउट्स हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भरसक प्रयत्न करूँगा। जय हिंद, जय भारत।